वो या माउंट एवरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लंबाई उसकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि उसका जो ग्रोथ का जो फॉर्मूला है उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ ना कुछ चीजों के डिपोजिशन की वजह से हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंटरनल, ठीक ना। तो इन केस ऑफ लिविंग वर्ल्ड द ग्रोथ इज इंटरनल, व्हाइल इन केस ऑफ नॉन लिविंग वर्ल्ड दिस इज मोस्टली कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक। दूसरी अगर हम बात करें ग्रोथ को लेकर, तो जो जितने भी नॉन लिविंग कंटेंट होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल होती है। द ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स द ग्रोथ इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, व्हाइल इन केस ऑफ लिविंग की बात करें तो देयर ग्रोथ इज व्हाट, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है, परमानेंट और इरिवर्सिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर आप कोई एक ईंट ले लेंगे, इफ यू टेक अ ब्रिक एक ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा मड लगा दीजिए, तो पहले ईंट को कंपेयर करिए और जब मड को लगा देंगे, उसको ड्राई कर देंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जो ब्रिक था उसका साइज, उसका शेप, उसका मास सब कुछ बदल गया। बट फिर से आप उसको वॉश कर दीजिए तो आप चाहें तो आसानी से उस पे लगी हुई मड को रिमूव कर देंगे, और जैसे ही रिमूव करेंगे वो ब्रिक फिर से अपने ओल्डर स्टेज में आ जाएगा। तो यानी कि उसमें ग्रोथ तो हो गई थी, द ब्रिक वॉज द नॉन लिविंग कंटेंट एंड इट ऑल्सो शो द ग्रोथ, बट द ग्रोथ वॉज नॉट परमानेंट, इट वॉज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। इसमें क्या हुआ कि इट अगेन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। एक गुब्बारे को ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, उसमें हवा भर दीजिए, तो हवा भरने के बाद गुब्बारे के साइज में, उसके मास में, उसके वॉल्यूम में सारा इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन फिर से जब उसको उसके ऊपर की लगी नाट को छोड़ देंगे तो सारी की सारी एयर जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, और जब हवा बाहर निकल जाएगी तो फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। मतलब कि उसमें भी ग्रोथ जो थी वो टेम्पोररी थी, नॉट परमानेंट एंड रिवर्सिबल थी। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या देखते हैं कि द ग्रोथ इज परमानेंट। आप विद द पासिंग ऑफ एज, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आप में ग्रोथ होती रहती है, बट बाय एनी काइंड ऑफ एनी रीजन, हम किसी भी रीजन से हम उस ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, वो ग्रोथ लगातार होती रहेगी। So in case of living world, the growth is permanent and irreversible, but in case of non-living world, the growth is temporary and reversible. So by seeing these facts, इन facts को देख के हम लोग एक बात तो समझ गए होंगे कि ग्रोथ को एज अ कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं टू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए वी कुड यूज द ग्रोथ एज अ फैक्टर, एज अ कैरेक्टर। ग्रोथ को एज ए कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड एज वेल एज नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो दिस ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पहला हो गया, ठीक। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाएं। ग्रोथ के अलावा जो पहला कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया लिविंग का, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कैरेक्टर, जो कि क्या है हमारा, सेलुलर organization. Cellular organization means the body of any living organism is basically made up of large number of cells. In case of large number of cells, or made up of single cells. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। और बात करें इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर बॉडी इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई उनकी बॉडी एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जबकि जितने भी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स, वन और मोर देन वन सेल्स. सो दिस कैरेक्टर मीन्स द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली present in case of living world and it is completely absent in case of non-living world. That's why this cellular organization is the defining property. If we have to define the living world or living organism, we could use the cellular organization. This character can be used because it is only present in case of living world and it is totally absent in case of non-living world. तो दूसरा कैरेक्टर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का. अब चलिए हम लोग अगला तीसरा कैरेक्टर देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तीसरा कैरेक्टर क्या है? द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज response to stimuli. Response to stimuli actually means awareness of surrounding. Awareness of surrounding is actually the response to stimuli. किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस. Any kind of change which occur in external or internal environment is considered as a stimulus. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस. और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देते हैं एंड दिस कैरेक्टर इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they does not have any kind of awareness of their surrounding. उनमें उनके पास अपने सराउंडिंग को लेकर किसी तरीके की कोई अवेयरनेस नहीं होती. इसलिए ये भी क्या हो गया? दिस आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. इसको भी हम लोग कैसे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं. यानी कि द फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिस्कस्ड वाज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन and the second defining property which is only present in the living world and completely absent in case of non-living organisms or non-living things are the response to stimuli or the awareness of the surrounding. So this was the second. चलिए अब हम लोग अगला कैरेक्टर कंसीडर करते हैं. अगला कैरेक्टर को अगर कंसीडर करें कि चौथा कैरेक्टर क्या होता है? फोर्थ वन. द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन. Reproduction, it actually means this is the process of the property through which living organism produces young ones of their own kind. यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने जैसी संतानों को, अपने जैसे बच्चों को, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. अब आप देखिए इन केस ऑफ म्यूल. म्यूल मतलब आप जानते हैं खच्चर. ये क्या है? दिस इज द हाइब्रिड विच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन हॉर्स एंड डंकी. हॉर्स और डंकी, घोड़े और गधे, जो ये हॉर्स और डंकी है, इसके हाइब्रिडाइजेशन से जो एक नई स्पीशीज डेवलप की जाती है वो होता है म्यूल. एंड दिस म्यूल इज एक्चुअली स्टेराइल. ये स्टेराइल होते हैं और दे कांट रिप्रोड्यूस. इनमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती. इसके अलावा भी आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जानते हैं ड्यू टू सर्टेन रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में एबनॉर्मलिटी होती है. स्पर्म काउंट कम हो रहा है या ओवम का मोर्टेलिटी रेट हाई है, स्पर्म की काउंटिंग कम है. तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. तो ये भी कुछ इंडिविजुअल्स में तो रिप्रोडक्शन होता है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कुछ में रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो जिनमें नहीं होता आप उनको नॉन लिविंग तो बोलते नहीं, उनको भी लिविंग बोलते हो। यानी कि दिस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इन सर्टेन केसेस द रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन लिविंग इंडिविजुअल्स, while in certain cases this is absent but the individual is living, वो इंडिविजुअल लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है उसमें, तो माने हम रिप्रोडक्शन को भी क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते। अब इसके अलावा और हम लोग बात कर लेंगे लोको मोशन एंड मूवमेंट। ये क्या है? द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म that we use is the locomotion and movement। तो movement क्या है? Movement is a kind of, this is a activity or characteristic in which any living organisms move its body parts against its axis। कोई भी इंडिविजुअल अपने फिक्स एक्सिस पर से अपने बॉडी ऑर्गन्स को अगर सर्कुलेट करता है, रोटेट कराता है, हिलाता है, उसको शेक करता है, उसकी पोजीशन को, एक्सिस को चेंज करता है, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा हेड है, दिस इज द फिक्स एक्सिस जिसपे ये लगा हुआ है, अगर मैं इसको दाएं या बाएं ला पा रहा हूँ तो दिस इज द मूवमेंट। ये हाथ है, इसको इस पोजीशन में लगे होना चाहिए, लेकिन अगर मैं हाथ को यहाँ तक ले आया तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हो गया, जो कि प्लांट में भी आप देख सकते हैं कि उनकी डालियां, उनके जो ब्रांचेज होती हैं वो अपनी पोजीशन के इधर उधर हिल सकती हैं। और फिर एक अगला क्या हो गया? लोकोमोशन। ये क्या है? बॉडीली मूवमेंट, बॉडीली मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शरीर के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। जैसे एक पोजीशन से मैं चलकर इतना आगे आया या मैं पीछे गया, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो आप जानते हैं कि जैसे फैन है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, फैन कनेक्टेड है, हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है? वो भी मूवमेंट शो करना शुरू कर देता है। या बाइक पे बैठते हैं, जैसे एक्सीलरेटर देते हैं, वो लोकोमोशन शो कर देता है कि नहीं? तो दिस locomotion and movement is also present in case of certain non-living birds, but it is also present in case of livings। living में भी ये present है और non-living में भी present है। but in case of living, ये livings की बात करें अगर हम लोग, तो this locomotion and movement is autonomous, autonomous और सेल्फ जनरेटेड। ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट होता है वो क्या? ऑटोनॉमस, सेल्फ जनरेटेड होता है, खुद से ही वो जनरेट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ नॉन लिविंग, अगर हम लोग बात करें तो नॉन लिविंग के केस में इट इज स्टिम्युलेटेड बाय लिविंग्स। ये लिविंग्स के द्वारा स्टिम्युलेट किया जाना होता है, तब वो लोकोमोशन या मूवमेंट शो करते हैं। यानी कि दिस लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, बट इट कांट बी यूज्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसको भी हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकते, यानी कि डिफाइन करने के लिए हम लोकोमोशन और मूवमेंट को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के द्वारा शो किया जाता है समहाउ कुछ एक्सटेंट में। अब इसके बाद एक और कैरेक्टर को हम लोग अगर कंसीडर कर लें, और कैरेक्टर कौन सा? हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। सेल के अंदर होने होते जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द मेटाबॉलिज्म। जैसे रेस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हो गई। तो ऑल दीज एक्टिविटी, ऑल द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज और द रिएक्शंस that occur in the body of any living organism or occur inside any cell is considered as the metabolism।
उसको हम लोग क्या कैसे कंसीडर करते हैं? एज अ मेटाबॉलिज्म, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ लिविंग्स। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड इट एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हम इसे भी कैसे एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब इस ओवरऑल बातों से हम समझ गए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, these are the characteristics feature which was shown by the living organism. But if we have to define a living individual on the basis of these characters, we could choose only certain fixed characters, that is respond to stimuli, metabolism and cellular organization. These are the characters which is present in case of living world and it is completely absent in non-living world. तो आज की क्लास के लिए हम लोग कुछ इतनी सी बातों को सीखेंगे। यार आपके लिए ये होमवर्क है कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का व्हाट इज लिविंग्स। लिविंग क्या है? ये आपको खुद के लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन करिए। फिर दूसरा व्हाट इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखना है व्हाट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है। फिर इसके बाद आपको लिखना है राइट 4 defining properties of livings with रीजन के साथ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की 4 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को बताना है। दिस इज द होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। आज के लिए आपका होमवर्क है, इसको सभी स्टूडेंट को करके आना है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ग्रुप में मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।